हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 12 ऑफ लास्ट माइल रिवीजन सीरीज। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? हम लोग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया था, बेसिक से थोड़ा मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो करवाया था। आज जो मैं कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट 2 है, और यही आखिरी पार्ट है आपके लास्ट माइल रिवीजन सीरीज का। इसके बाद कोई भी चैप्टर बचता नहीं है जिसका आपको वीडियो की जरूरत पड़ेगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो के बाद। उसके बाद आप पूरे के पूरे सीरीज को क्या कर सकते हैं, लिस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसमें जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो मोस्ट एडवांस क्वेश्चन होने वाले हैं, किसके? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे शुरू किया जाए बिना टाइम वेस्टिंग किए। तो सबसे पहले हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोलता है a large profit making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product। तो ये लोग क्या कर रहा है? वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है ना। एक मशीन खरीदेगा जिससे जो वेस्ट मैनेजमेंट बोले तो ये एक मशीन इंस्टॉल करेगा जो वेस्ट में प्रोड्यूस हो रहा है इसके एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको वो क्या करेगा? मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। At present, the waste is removed by the contractor for the disposal on payment by the company of रुपये 150 लाख per annum। अभी ये काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देके करवाता है और उसको 150 लाख रुपए हर साल पेमेंट वो करता है कंपनी, और ये अगले 4 साल तक पेमेंट होने वाला है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ अपोजिट मशीन। लेकिन यदि ये मशीन मैं इंस्टॉल कर लूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट को मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूंगा मुझे 90 लाख रुपीज कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ जाएगा। उसी समय कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। द कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज। इस कॉम्पेंसेशन का पेमेंट के लिए आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप इसको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंस। जैसे नेक्स्ट बोलता है द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 lakhs टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन रिपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। आपको ये मशीन को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? 600 लाख का लोन लेना पड़ेगा, और इस लोन को आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे कर देंगे, जो कि कब से स्टार्ट होगा? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। तो यदि 600 लाख का लोन ले रहे हैं, 4 साल में इक्वली पेमेंट करेंगे तो 150 लाख का लोन आप हर साल पेमेंट करेंगे। द इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम। इस लोन के ऊपर आपको 14% का ब्याज भी देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 60 लाख। लेकिन 4 साल जैसे ही खत्म होगा आप इस मशीन को बेच सकते हैं कितने में? 60 लाख में। और डिसमेल्टिंग का कॉस्ट लगेगा 45 लाख, यानी आपके हाथ में 60 माइनस 45 15 लाख रुपए आने वाला है। सेल्स एंड रेट कॉस्ट 4 साल का दे दिया, ये सारे सेल्स और रिलेटेड एक्सपेंसेस दे दिए। आगे बोलता है इनिशियल स्टॉक ऑफ द मशीन रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख। मतलब अपना बिजनेस का ऑपरेशन को कमेंस करे उससे पहले आपके पास 60 लाख का इन्वेंट्री होना जरूरी है। फिर बोलता है स्टॉक लेवल आपको मेंटेन करना होगा ईयर 1 2 3 के लिए कितना? 165 लाख का। मतलब आपके पास एनी टाइम 165 लाख का इन्वेंट्री होना ही चाहिए। लेकिन जब फोर्थ ईयर एंड हो जाएगा तो आपके पास कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, तो आपको कोई स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस व्हिच कुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर रुपीज 30 लाख पर एनम। आप मटेरियल को रख रहे हैं तो आपका स्पेस यूटिलाइज हो रहा है, नहीं रखते तो आप किसी को रेंट पे देते और वहां पे आपको 30 लाख रुपए हर साल आपको मिलता रेंट का। लेबर कॉस्ट इंक्लूड wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time payment of rupees 45 lakh। तो idle time payment 45 लाख का एक साल में आ रहा है, दूसरे साल में आ रहा है 30 लाख का, मतलब 2 साल का आपका idle time payment जो आप वो करे थे वो आपका इन्फॉर्मेशन बता दिया। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स अपॉर्चमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस। बोलता है इंश्योरेंस का खर्चा को छोड़ के बाकी सब जो है ओवरहेड जो है वो जनरल ओवरहेड मान के उसको अपॉर्चनेट किया गया है, मतलब एक प्रॉपर बेस पे उसको अपॉर्शन किया गया है। चार्ज 90 लाख पर एनम ऑन दिस वेंचर, यानी 90 लाख रुपए का आपका क्या है? इंश्योरेंस का अमाउंट बता दिया। हर साल आप इंश्योरेंस का 90 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। द कंपनी इज टैक्स रेट इज 30%, 30% का टैक्स रेट है। और पीवी फैक्टर आपको दे दिया। बोलता है एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन। क्या आप इस मशीन को इंस्टॉल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप चेक कर लेंगे, यदि आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो इंस्टॉल कर लो, एनपीवी नेगेटिव है तो इंस्टॉल मत करो। तो मैं इसे फॉर्मेट बना के फिर आगे आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये फॉर्मेट हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखेंगे? ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या बोलता है। ये आपका ईयर 1 हो जाएगा, ये ईयर 2 हो जाएगा, ये ईयर 3 हो जाएगा, ये ईयर 4 हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे आप सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना सेल्स रेवेन्यू है? सेल्स है आपका 966। ये सारे रुपीज इन लैक्स है, हाँ, ये सब रुपीज इन लैक्स है। 966, फिर 966, फिर 1254, 966, 1254, और इसमें भी 1254।
बी में क्या लिखेंगे? बी में देखेंगे आप मटेरियल कंजम्पशन है, तो मटेरियल कंजम्पशन लिखेंगे। कितना है? 90, 120, 255। 90, 120, 255, इसमें भी 255। नेक्स्ट है वेजेस, 225 करके 3 साल है। अब देखिए 225 के वेजेस में ना कुछ लिखा हुआ था कि बोलता है लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट 45 लाख का ईयर 1 में सेव हो जाएगा। तो ईयर 1 में कितना वेजेस था? 225 का था, उसमें से 45 सेव हो जाएगा। 225 में से 45 सेव हो जाएगा, ये वेजेस पेमेंट है। ये है आफ्टर आइडल टाइम एडजस्टमेंट। तो 225 से 45 माइनस करो, 225 माइनस 45, यानी आप एक्चुअल पेमेंट जो करोगे वो 180 लाख का ही करोगे। दूसरे ईयर में कितना सेव हो रहा है? और 30 लाख का दूसरे ईयर में सेव हो रहा है, तो 225 से 30 लाख माइनस कर दो। 225 माइनस 30, यानी 195 लाख का दूसरे ईयर में दोगे पेमेंट, है ना? फिर 255 और 300, 255 और 300। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस लिख लो, बी अदर एक्सपेंस। कितना है? 120, 135, 162, 120, 135, 162 और लास्ट वन इज 210, 210। एडजस्टमेंट देखते हुए करते चलना होगा, ठीक है? अभी अपने लोग इस वाले एडजस्टमेंट को कर चुके, वेजेस का एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे तो 165 करके है, बट वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लेने। जो अपोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड है उसको नहीं लेना है। क्या लेना होगा? जो इंश्योरेंस का खर्चा इस वेंचर से या इस बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ वही लेना है। क्योंकि वो अपोर्शन ओवरहेड तो आपका तब भी लगता है यदि आप ये मशीन खरीदते तो भी, नहीं खरीदते तो भी, ठीक है? तो उसको इग्नोर मारे। तो आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 90 का इंश्योरेंस लग रहा है, जिसमें आप सिर्फ इंश्योरेंस ले रहे हैं। 90, 90, 90 और 90। फिर है आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन है कितना? 150, 114, 150, 114, उसके बाद 84 और 63, 84 और 63। आप जी में लिखोगे, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टॉक एट द एंड ऑफ, ये तो आपको बता देता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस व्हिच कुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर रुपीज 30 लाख पर एनम। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आप अपने पास खुद मटेरियल रख रहे हो, तो आप ये खर्चा क्या करते? जो आपको ये मिलने वाला था इनकम, वो आपको अब नहीं मिलेगा, यानी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो रेंट ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितना? हर साल 30 लाख रुपया। तो 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख। अब आप लोन लेके ये एसेट को खरीदोगे तो लोन का इंटरेस्ट भी जाएगा ना, है ना? तो लोन का इंटरेस्ट कितना? 14% पर एनम है, तो 600 लाख का 14%। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 14%। आपको रिड्यूस बैलेंस पे इंटरेस्ट करना है, रिड्यूस्ड बैलेंस पे। क्यों? क्योंकि देखिए आप 600 लाख का लोन ले तो रहे हैं, लेकिन हर साल 150 का लोन पेमेंट भी होगा आपका। तो आपका जो बच जाएगा अमाउंट, सिर्फ उसपे ना आप इंटरेस्ट चार्ज होगा। हर साल आप स्ट्रेट लाइन पे इंटरेस्ट मत चार्ज कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रिड्यूस बैलेंस पे चार्ज होता है। तो फर्स्ट ईयर में 600 के ऊपर 14% करे, यानी 84 आ रहा है। अब क्या करें? 600 में से 150 माइनस कर दे, क्योंकि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो देंगे एक साल के एंड पे वो 150 लाख का होगा। अब इसके ऊपर 14%, यानी 63 आएगा। तो अब कितना बचता है? अब 600 में से आपका 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा, मतलब 150, 150, तो 300 पेमेंट हो जाएगा, तो 300 बचेगा। 300 का 14%, यानी 42। अब बचेगा लास्ट पेमेंट 150 का, उसका 14%, यानी 21। ये आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया। अब इन सब को क्या करें? आप माइनस कर ले सेल से, तो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच, ये सब माइनस करना होगा, तो माइनस कर ले। 966 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 150 माइनस 30 माइनस 84, यानी 222 आ रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा 966 माइनस 120 माइनस 195 माइनस 135 माइनस 90 माइनस 114 माइनस 30 माइनस 63, यानी 219। फिर 1254 माइनस 255 माइनस 255 माइनस 162 माइनस 90 माइनस 84 माइनस 30 माइनस 42,
यानी 336, फिर 1254 माइनस 255 माइनस 300 माइनस 210 माइनस 90 माइनस 63 माइनस 30 माइनस 21 यानी 285। अब ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे टैक्स। कितने परसेंट टैक्स है, टैक्स आपका दिया हुआ है 30%, तो टैक्स एट द रेट 30%। तो ये पीबीटी में से आप 30% माइनस करो तो 30% किया इसका 85.50 आया, रिमेन बचा 199.50। 336 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 100.80, रिमेनिंग बचा 235.20। 219 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 65.70 माइनस 153.30। 222 इंटू 30% यानी 66.60, रिमेनिंग बच रहा है 155.40। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। उसके साथ आप वापस से डेप्रिसिएशन एड बैक कर देते हैं, तब आपको CF80 मिलता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलता है। तो कितना डेप्रिसिएशन, 150 का 114, 84 और 63, ये आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो 155.4 प्लस 150 यानी 305.40, 153.3 प्लस 114 यानी 267.40, फिर 235.2 प्लस 84 यानी 319.20 प्लस 199.5 प्लस 63 यानी 262.50। अभी यहाँ आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि आप पहले जो काम बाहर से करवा रहे थे उसी काम के लिए खुद से आप क्या कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल आपको क्या बेनिफिट या लॉस आ रहा है, आपको वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक टेबल लगेगा, फिर मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये तो आपको मिला कि जो आप न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे उसके बाद क्या आपको रेवेन्यू मिल रहा है या क्या प्रॉफिट आएगा वो बता रहे हैं। यदि आप आउटसोर्स करके रख रहे थे तो उस सिचुएशन पे क्या होता। अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। देखिए ऐसा टेबल है। अब इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट showing incremental कैश फ्लो एंड एनपीवी भी इसी में कैलकुलेट करेंगे। ये अब आपका ईयर 0 हो जाएगा, क्योंकि ईयर 0 में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। सबसे पहले आप देखोगे ये नंबर में क्या लिखोगे, तो मटेरियल स्टॉक इन्वेस्टमेंट कितना। देखिए आपको बोला था कि आपको इन्वेस्टमेंट मटेरियल स्टॉक में रखना होगा कितने का, जब आप इनिशियल स्टेज पे आएंगे तो आपके ईयर 1 स्टार्ट होने से पहले ही आपका 60 लाख का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो मैं मटेरियल खरीदूंगा तो मेरा पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो कितने का, 60 लाख का। इसके बाद क्या बोलता है, आपका ईयर 1 के बाद ईयर 1 2 3 तीनों साल तक आपके पास मटेरियल 165 लाख का होना चाहिए। लेकिन आपने अभी कितना परचेस किया, सिर्फ 60 का परचेस किया, कितना और खरीदना पड़ेगा आपको। आप यदि 105 का ईयर 1 में खरीद लेते हैं तो टोटल आपका ईयर 1 का एंड में आपके पास 165 का मटेरियल होगा कि नहीं होगा। 60 आपके पास पहले से बिगनिंग में है, आप 105 का और खरीद लेंगे तो ईयर 1 के एंड तक में, क्योंकि ईयर 1 का एंड में बोला 165 होना चाहिए, तो आपका 165 मेंटेन हो जाएगा। सेकंड ईयर में भी वही रहेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा। थर्ड ईयर में भी वही रहेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेच नहीं सकते आप उसको मेंटेन करना है। लेकिन फोर्थ ईयर में क्या बोलता है, बोलता है फोर्थ ईयर में आते आते आपका मेटल ना नील हो जाएगा, नील हो जाएगा, यानी आप इसको क्या करेंगे, रिलीज कर लेंगे। जो आपने पहले खरीदा अब उसको आप बेच सकते हैं, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा इसमें कैश, है ना। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेनल्टी लगेगा कितने का, जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे आपको 90 लाख का पेनल्टी लगने वाला था, तो 90 लाख आपका आउटफ्लो हो जाएगा, ये दोबारा फिर नहीं लगेगा, वन टाइम है। इसके बाद सी में कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड होगा, क्यों, क्योंकि आपको 150 लाख जो आप हर साल दे रहे थे बाहर वाले कॉन्ट्रैक्टर को, अब आपको वो नहीं देना होगा। क्यों, क्योंकि आप अपना खुद का मशीन लगा लिए, तो आपका पेमेंट जो आउटफ्लो हो रहा था अब आप आउटफ्लो नहीं इनफ्लो में देखेंगे उसको। डी में आपका टैक्स, ठीक है, ये पहले खर्चा करते तो टैक्स सेव होता था, अब टैक्स लॉस्ट हो जाएगा एट द रेट 30%। तो कितना, 45 लाख, 45 लाख, 45 लाख और 45 लाख, क्योंकि अब आपका टैक्स तो बचेगा नहीं, क्योंकि आप बाहर को पेमेंट नहीं करेगा तो टैक्स कैसे बचेगा इसके ऊपर। इसके बाद ई में आप लिखेंगे लोन रीपेमेंट आप करेंगे हर बार, कितने का, 150 का। आपको फर्स्ट ईयर से 150 लाख देना है, तो 150 लाख आपका रीपेमेंट हुआ तो पैसा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एफ में क्या लिखेंगे, आपका ऊपर में जो CF80 था, CF80 ये न्यू प्रोजेक्ट का है ना, न्यू प्रोजेक्ट बोल के लिख दिया कितना। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट से जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा मिल रहा था वो 305.40 फर्स्ट ईयर में, 305.40 दूसरे ईयर में आपका आ रहा था 267.40,
267.40, फिर 319.20 और ये आ रहा है 262.50। यही सब आपका आपस में प्लस माइनस होकर क्या आएगा? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। जी में आ जाएगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो फर्स्ट ईयर में -150, दूसरे ईयर का निकालो 105 नेगेटिव में है, प्लस 150, फिर नेगेटिव में 45, प्लस -150 प्लस 305.4 आ रहा है 155.40। फिर आ रहा है 222.40। फिर हो जाएगा 319.2 -150 -45 प्लस 150 यानी 274.20। फिर है 165 प्लस 150 -45 -150 प्लस 262.5 यानी 382.50। अब देखेंगे बोला था कि मशीन को ना लास्ट में बेचेंगे। जैसे 60 लाख का मशीन लास्ट ईयर में बिक जाएगा, 45 लाख आपका रिमूवल कॉस्ट है और 60 लाख में सेल वैल्यू, तो नेट आपको 15 लाख का मिल रहा है सेल प्रोसीड से। तो ऐड सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितने का? 15 लाख का मिल जाएगा। अब आपका ये टोटल जो है वो आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है। तो -150 155.40 222.30 274.20 और ये हो जाएगा 382.5 प्लस 15 यानी 397.50। इसका नाम दे दो एच नंबर। आई में क्या लिखोगे? पीवी फैक्टर, क्योंकि यहीं पे पीवी निकालना अपने को। पीवी फैक्टर कितना दिया हुआ है? तो पीवी फैक्टर भी शायद सेल्स में है 0.877 ईयर वन का है। देखिए 0 ईयर का हमेशा पीवी फैक्टर 1 होता है, तो 0.877। इसके बाद हो जाएगा 0.769 0.769, फिर हो जाएगा 0.674 0.674, उसके बाद 0.592 0.592 मल्टीप्लाई करें 150 को करेंगे तो 150 ही आएगा नेगेटिव में। इसके बाद 155.4 मल्टीप्लाई बाय 0.877 आएगा 136.29। 222.3 मल्टीप्लाई बाय 0.769 यानी 170.95। 274.20 मल्टीप्लाई बाय 0.674 184.81, फिर 397.5 मल्टीप्लाई बाय 0.592 यानी 235.32। अब इन सब को आपस में क्या करें? प्लस माइनस कर ले तो एनपीवी आ जाएगा। तो यहाँ पे एनपीवी आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो 136.29 प्लस 170.95 प्लस 184.81 प्लस 235.32 माइनस 150, यानी आप देख पा रहे हो आपको एनपीवी का बेनिफिट कितना मिल रहा है? 577.37 का। तो एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। एडवाइस देंगे as NPV is positive, management should install मशीन। मैनेजमेंट को मशीन इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि एनपीवी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल चेक करने का ये तरीका था, मैं जिस हिसाब से आपको टेबल समझाया है, ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लाने का तरीका था। अब ऐसा ही क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बोलता है अ कंपनी वांट्स टू बाय अ मशीन एंड टू डिफरेंट मॉडल नेमली ए एंड बी। दो मॉडल है, मशीन ए एंड मशीन बी है। ओरिजिनल कॉस्ट इसका 8 लाख, इसका ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख, इसका एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल, इसका एस्टिमेटेड लाइफ भी 4 साल। सैलरी वैल्यू दोनों का नील है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन यदि आपको कोई बोले पूछ ले कि कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 8 लाख डिवाइड बाय 4 करो तो मेरे हिसाब से 2 लाख आ रहा है ना। और इसका करोगे तो 1,50,000 इसका एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कही है। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल 30% है, 30% इनकम टैक्स रेट है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो आपका 12% का दे दिया। कौन सा मशीन कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कैश फ्लोज नहीं है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है।
तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स से आप पहले क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, तब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल के आता है ना? क्या-क्या कैलकुलेट करना है? एनपीवी फाइंड करो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फाइंड करो, डिस्काउंटेड पेबैक है, नॉर्मल पेबैक नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो मैं यदि मशीन वाइज़ चलूँ, तो मशीन वाइज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मशीन वाइज़ कैसे इसका पूरा कैलकुलेशंस हम लोग कर पाएँगे। एक टेबल बना के उसमें आपको करना होगा, मशीन ए का पहले करते हैं, फिर मशीन बी का करेंगे। तो देखिए इस तरह का एक फॉर्मेट बनेगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो रहा है फॉर मशीन। 2 मशीन था आपके पास। पहला मशीन का नाम ए है, फॉर मशीन ए। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। तो आपके पास ईयर 1 में कैश आपके नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। तो पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना-कितना दिया हुआ है? 2,30,000, 2,40,000, तो 2,30,000, 2,40,000, फिर है आपके 2,20,000 और 5,60,000, 2,20,000 और 5,60,000। आप इसमें से पहले लेस क्या करते हो आप? डेप्रिसिएशन लेस करोगे। डेप्रिसिएशन कितना लेस होगा? तो पहला एसेट्स जो है वो आपका 8 लाख का है और 4 ईयर का लाइफ है। 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी 2 लाख हर साल का डेप्रिसिएशन लेस होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन बोला है। तो माइनस कर देते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 3,60,000। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब इससे क्या लेस करते हैं? लेस करते हैं टैक्स। टैक्स कितना परसेंटेज है? टैक्स बोलता है 30%, तो टैक्स एट द रेट 30%। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 9,000। जो बचेगा इसके नीचे लिखते चलो, माइनस इक्वल्स टू 21,000। फिर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 12,000। बचेगा 28,000। फिर 20,000 का 6,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 10,800। बचेगा 25,200। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके साथ क्या होता है? डेप्रिसिएशन एड बैक होता है, तब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आता है। कितना? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, फिर 2 लाख। ये आ जाएगा आपका CFAT, इसको ए नंबर नाम दे दीजिए। तो 2,21,000, 2,28,000, 2,14,000 और 2,25,000, 2,25,200। मैं सर लास्ट वाले का कैलकुलेशन गलत किया हूँ। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 30% 1,08,000 होगा। तो 3,60,000 माइनस 1,08,000 बचेगा 2,52,000। तो ये कैलकुलेशन अलग है, मैं ये गलत कर दिया हूँ कैलकुलेशन। ये हो जाएगा तुम्हारा टू 4,52,000। बी में लिख दो पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर देखो समझ में दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 0.893, 0.893, फिर है 0.797, 0.797, फिर दिया हुआ है 0.712, 0.712, 0.636, 0.636। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, है ना? पीवी ऑफ CFAT आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो निकालो 2,21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893 आएगा 197,353। फिर 228,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 यानी 18,1716। 2,14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712 यानी 1,52,368। 4,52,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636 2,87,472। अब इस सारे पीवी को ऐड कर दोगे ना तो टोटल पीवी मिल जाएगा। तो टोटल पीवी करने से पहले ना एक और काम करो, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव पीवी निकालो। कैसे निकलेगा? तो ये जो पीवी है ना पहला फर्स्ट ईयर में वही रहेगा 197,353 रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर वाले के साथ इसको ऐड कर दो। तो 197,353 प्लस 181,716 आ जाएगा 379069। उसके साथ 379069 उसके साथ 152,368 ऐड करो तो आ जाएगा 531,437 प्लस करो 28,7472 यानी 818,909। ये क्यूमुलेटिव पीवी क्यों लगा? क्योंकि हम लोगों को निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक, तो उसमें क्यूमुलेटिव पीवी लगता है। अब क्या करो? एनपीवी फाइंड करो। तो एनपीवी इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस
इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हारे टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो कितना है, ये सारे के सारे टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो, इनको ऐड कर लो। तो ऐड देखो जो लास्ट में आया ना क्यूमुलेटिव का, वही तुम्हारा टोटल होगा 818909 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 8 लाख का। तो कितना आ गया, एनपीवी आ जाएगा ₹18909। ये एनपीवी आ गया। अब इसी का ना डिस्काउंटेड पेबैक निकालो, डिस्काउंटेड पेबैक फाइंड करो। कैसे निकलेगा, तो देखो आपका इन्वेस्टमेंट था 8 लाख का, और 8 लाख तो मुझे दिख रहा है कि फोर्थ ईयर में आएगा, मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में आ रहा है। तो थर्ड ईयर प्लस आपको 8 लाख चाहिए, तो थर्ड ईयर तक में कितना आपका कैश फ्लो मिला, ये 531437 समथिंग ऐसा कुछ मिला। तो 8 लाख में से क्या करो, 531437 माइनस कर लो, यानी आपको और रिकवर करना है 2,68,563 का। अब ये लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव है वो, और थर्ड वाला जो क्यूमुलेटिव है, उनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो 1818909 माइनस 531437, तो आ रहा है आपका 287472। अब इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, तो आपका टोटल जो है क्या बोलते हैं पेबैक पीरियड, वो निकल जाएगा, यानी 3.93 ईयर्स आ रहा है। इतने ईयर में आपका क्या होगा, पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा, डिस्काउंटेड पेबैक आप यूज करते हैं तो। अब आपको इसमें पीआई भी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो 818909, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख, निकाल दो। 818909 डिवाइडेड बाय 8 लाख, यानी आ गया 1.023। बस इतना भी बोल सकते हो चलेगा, 3 या 4 कर दो इसको राउंड ऑफ करके। ये तो आपका क्या हो जाएगा, पीआई आ जाएगा। ये आपका एक मशीन का निकला, मशीन ए का, या मशीन ए था या एक्स था, क्या था, ए था। उसी तरीके से सेम तरीके से अपने को मशीन बी का भी फाइंड करना है, फिर सजेस्ट करने वाला है परचेज ऑफ विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल। तो मशीन बी का भी जब तक पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा मशीन मेरे लिए अच्छा होगा। मैं बी का भी टेबल बनाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा, सेम टेबल बनेगा, अलग कुछ नहीं बनेगा। ये हो जाएगा फॉर मशीन बी, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। सबसे पहले आप लोग वहां पे क्या लिए थे, सबसे पहले लिए थे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। दूसरे मशीन पे आ जाओ, 175 2,60,000, 1,75,000, 2,60,000। फिर है आपके 3,20,000 और 1,50,000, 3,20,000 और 1,50,000। लेस करोगे आप डेप्रिसिएशन, 6 लाख है डिवाइडेड बाई 4 ईयर है, यानी 1,50,000। तो बचेगा 25,000, ये हो जाएगा 1,10,000, 1,70,000। ये तो नील हो गया, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इससे लेस कर दो टैक्स एट द रेट 30%, 7,500, 25,000 माइनस 7,500, तो बच रहा है बैलेंस आपका 1,75,000। 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, यानी 33,000, 77,000, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, 51,000, यानी 1,19,000। यहाँ तो कोई टैक्स है नहीं, तो नील हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके साथ क्या बताया था ऐड करना है, डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक कर दो, क्योंकि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वैसे ही निकलता है, आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ता है। 167,500, 2,27,000, 2,69,000, और ये तो 1,50,000 ही रह जाएगा, है ना। ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया, इसका नाम ए दे दीजिए। बी में लिखेंगे पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर अपने दिए हुए हैं 0.893, 0.893, फिर 0.797, 0.712, 0.636। सी में लिखेंगे पीवी, कितना निकले दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, तो ए इंटू बी। 167,500 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 149578, 2,27,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, यानी 1,80,919। 2,69,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712, 191,528,
1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636 95,400। मैं बताता इसका फिर क्यूमुलेटिव पीवी भी निकालो। क्यूमुलेटिव पीवी, क्यूमुलेटिव पीवी में फर्स्ट ईयर में तो वो सेम ही रहता है, सेकंड ईयर में बस ऐड होता चला जाएगा। तो 149,578 प्लस हो जाएगा 180,919। तो नेक्स्ट ईयर अपने आ रहे हैं 3,30,497 प्लस 191,528। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 5,220,25 प्लस 9,5,400 आएगा 6,17,425। हो गया क्यूमुलेटिव पीवी। बस अब इसके बाद आपका काम आसान हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहीं से कैलकुलेशन कर लेंगे एनपीवी निकालने का, उसके बाद पीआई निकालने का और डिस्काउंटेड पेबैक निकालने का, है ना। तो सबसे पहले अपने एनपीवी फाइंड करते हैं। एनपीवी में क्या होता है, टोटल पीवी। टोटल पीवी कितना, 6,17,425। यही क्यूमुलेटिव भी तो आपका टोटल पीवी माना जाएगा, माइनस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख का, माइनस 6 लाख आ रहा है ₹17,425 का। उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक, इन्वेस्टमेंट 6 लाख आप किए हैं, तो आपका इसमें भी थर्ड ईयर के बाद ही रिकवर हो रहा है। तो थर्ड ईयर प्लस आपको रिकवर करना है 6 लैक्स, थर्ड ईयर तक में रिकवर हुआ 5,22,025। क्यूमुलेटिव से आप करेंगे, ठीक है। तो आपको और रिकवर करना है 77,975 का, आउट ऑफ आपका रिकवरी के बीच में जो 6 मतलब फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के बीच का जो क्यूमुलेटिव उसका डिफरेंसेस निकाले, 617,425 माइनस 522,025 यानी 95,400। तो 77,975 डिवाइडेड बाई 95,400 प्लस 3 ईयर यानी आ जाएगा 3.82 ईयर्स। इसके बाद आपको क्या निकालना है, पी आई फाइंड करना है। तो आपका होता है टोटल पीवी, है ना। टोटल पीवी 617,425 बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लैक्स, 617,425 डिवाइडेड बाई 6 लैक्स, तो आ जाएगा 1.03। तो क्वेश्चन है, परचेज ऑफ विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल अंडर डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, एनपीवी मेथड एंड पीआई मेथड। मतलब किस किस मेथड में कौन कौन सा तरीके से आपको लगा कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो एडवाइस अंडर एनपीवी, देखो एनपीवी में पहला मशीन का एनपीवी कितना था, फर्स्ट मशीन का एनपीवी था 18,909, जबकि दूसरे मशीन का था 17,425। तो एनपीवी मेथड में कौन आ रहा है, मशीन ए आएगा क्योंकि इसका एनपीवी ज्यादा है। अंडर डिस्काउंटेड पेबैक, देखो ये वाला मुझे 3.82 ईयर में पैसा रिकवर करके देगा और ये वाला मुझे 3.93 ईयर में देगा। मतलब मशीन ए मुझे ज्यादा टाइम के बाद रिकवरी देगा, मशीन बी जो है मुझे पहले ही रिकवर दे देगा। तो मशीन बी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अंडर पीआई, मशीन बी का पीआई 1.03 है जबकि इसका पीआई 1.024 है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से तो भी तो आपको देखा तो मशीन बी ही अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें ज्यादा आपका पीआई रिकवर हो रहा है। तो आपका ये भी मशीन बी हो जाएगा, एडवाइस हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंदी है बट अच्छा है। बोलता है पीडी लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 ईयर। मैं एक नया प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका प्रोजेक्ट लाइफ 8 साल का होगा। उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 240 लाख का। एट द एंड ऑफ 8 ईयर नो रेस्ट वैल्यू, उसे कोई रेस्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला। अब वर्किंग कैपिटल आपका 30 लाख का होगा। उसके बाद क्या बोलता है, आपका वर्किंग कैपिटल जो वो 30 लाख का है, जरूरत पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे ही। कंपनी 100% वॉल्यूम कैपेसिटी पे वर्क करेगा तो 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, बट वो प्रोडक्शन कुछ इसी तरीके से कर रहा है ईयर वाइज। अब वो पता है ऐसा ही एक सेंस मैंने स्टार्टिंग में भी करवाया था, बट वहां और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल्स है, यानी 200 का 40% कितना हो जाता है, 80 रुपीज, है ना। 200 का 40% 80 रुपीज होता है। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ये लिख के वर्किंग में करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। तो 200 माइनस 80 रुपीज आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका आ जाएगा ₹120 का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट 3 लाख का है। इन एडिशन टू दीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी आपको लगने वाले हैं। इनकम टैक्स रेट दे दिया, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में इनकम टैक्स पर्पस के लिए करना है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो ये पीवी फैक्टर का 10% दे दिया। तो अब इसको टेबल बना के करना पड़ेगा, टेबल बनाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। तो देखिए ये फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ईयर हो गया आपका 1, उसके बाद है आपका ईयर 2, फिर 3 से 5, ईयर 2, ईयर 3 टू 5 और ईयर 6 टू 8, 6 से 8 साल तक का ये है ना। सबसे पहले आप लिखोगे सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट्स, कितना सेल्स यूनिट है आपका, पहले में 60,000 यूनिट, फिर 80,000 यूनिट, 60,000, 80,000। उसके बाद है आपके 140 और 120,
1,40,000 और 1,20,000। बी में लिखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीछे कैलकुलेटर आपको मैं दिया हूँ 120 का, ये सब में बैठा दो। सी में लिखोगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मल्टीप्लाई करके सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे बैठाना होगा। तो देखो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 120 कर रहा हूँ तो आता है 720, यानी 72 लैक्स का आ रहा है। फिर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 120, 96 लैक्स। 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 120, 1,68,00,000। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 120, 1,44,00,000। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख पर एनम है, तो 30 लाख सबसे माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके लिख देते हैं 72 लैक्स माइनस 30 लैक्स, यानी बचेगा 42 लैक्स। 96 लैक्स माइनस 30 लैक्स, बचेगा 66 लैक्स। यहाँ हो जाएगा 1,38,00,000 और ये हो जाएगा 1,14,00,000। फिर इससे देखोगे कि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर भी है। एडवर्टीजमेंट है 50 लाख, 25 लाख, फिर है 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख। फिर इससे ना डेप्रिसिएशन लेस करो। कितना डेप्रिसिएशन, आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो है आपके 240 लैक्स के, 240 लैक्स, और ईयर है उसका लाइफ का 8 ईयर्स, यानी आपका 30 लाख हर साल का डेप्रिसिएशन भी है, 30 लैक्स। अब इसको प्लस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो 42 लैक्स माइनस 50 लैक्स माइनस 30 लैक्स, यानी 38 लैक्स का आ रहा है नेगेटिव में। फिर है 66 लैक्स माइनस 25 लैक्स माइनस 30 लैक्स, यानी 11 लाख आ रहा है पॉजिटिव में। 1,38,00,000 माइनस 10 लैक्स माइनस 30 लैक्स, यानी 98 लैक्स। उसके बाद 1,14,00,000 माइनस 50 लैक्स माइनस 30 लैक्स, यानी 34 लैक्स। अब इसमें से ना टैक्स लेस करो, कितना परसेंट टैक्स है, तो टैक्स आपको बताता है इनकम टैक्स रेट इज 25%। बस इसमें एक नया पैतरा है, वो पैतरा के लिए ही आपको ये सम्स करवा रहा हूँ। बोलता है अज्यूम दैट लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। आपको याद होगा इसके पहले जो सम्स हम लोग करते थे उसमें आपका यदि कोई प्रॉफिट नेगेटिव होता था तो हम लोग वहां पे टैक्स एडवांटेज बोलते थे या टैक्स सेविंग बोलते थे। यहाँ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, यानी आपको कोई टैक्स का एडवांटेज मिलेगा ही नहीं यदि लॉस भी आता है तो। यानी फर्स्ट टाइम में आपका लॉस है लेकिन टैक्स नहीं देना है तो बचेगा भी नहीं टैक्स आपका, मतलब टैक्स सेविंग का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला इसमें, क्लियर है? इसीलिए ये सम्स आपके लिए करवा रहा हूँ। तो अब आप टैक्स 25% चार्ज करेंगे, टैक्स एट द रेट 25%। तो पहले हमें तो कोई टैक्स का सेविंग भी नहीं है, टैक्स पेमेंट भी नहीं करना है। 11 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी 2,75,000 माइनस इक्वल्स टू करोगे तो बचेगा 8,25,000। 98 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी 245, 4 टाइम्स 0 माइनस इक्वल्स टू 73,50,000। फिर 79 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी 1975,000 आएगा 5925,000। ये तो नेगेटिव में ही रह जाएगा 38 लैक्स का। यह हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या बताया था, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना। कितना डेप्रिसिएशन है, 30 लाख का है, ऐड करते चलो। आएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
तो निकालो 38 लाख नेगेटिव में है और 30 लाख आपके पॉजिटिव में है, यानी 8 लाख के नेगेटिव तो बच गए अभी भी। फिर यहाँ पे 82 लाख, सॉरी 8,25,000 प्लस 30 लाख, यानी 38,25,000। फिर 73,50,000 प्लस 30,000, यानी 1,35,000, सॉरी 3,50,000। 5925,000 प्लस 30,000, यानी 8925,000। इसके बाद आपको एक और टेबल लगेगा, है ना? वो किस लिए लगेगा? आपको एनपीवी फाइंड करने के लिए। तो वो टेबल देखिए यहाँ नीचे बनाया हूँ मैं। ये हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर एनपीवी। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट रुपीज, पीवी फैक्टर, और ये पीवी। तो ईयर में कितना से स्टार्ट होगा? पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेके 8 ईयर्स तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 पे एक बार और लिखेंगे किस लिए? वर्किंग कैपिटल जो रिलीज होता है उसके लिए। तो जीरो ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट कितना? जीरो ईयर में आप इन्वेस्ट कर रहे थे 240 लैक्स का एसेट्स परचेस करने में, और 30 लाख का वर्किंग कैपिटल, यानी 270 लैक्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। कितने का? 270 लैक्स का। नेगेटिव में होता है, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं नेगेटिव होता है, इसका पीवी फैक्टर 1 होता है, यानी 270 लैक्स नेगेटिव। अब ईयर 1 में आपको कितना कैश फ्लो आया? ईयर 1 में कैश फ्लो आया नेगेटिव 8 लाख, फिर 38,25,000, 38,25,000, 38,25,000, इसमें 8 लाख आया बट नेगेटिव आया, है ना? ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये भी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ऐसे चलता गया। कितने ईयर तक? 8 ईयर तक तो ऐसे ही चला। उसके बाद आपका ईयर 1 ईयर 2 हो गया। इसके बाद ईयर 3 में आते हैं। तो 3 से लेकर 5 तक 1,03,05,000, 50,000, है ना? 1,03,50,000, 1,03,50,000। ये सेम चला 1035, 1035, 3 साल तक यही चला। इसके बाद क्या हुआ? 6, 7, 8 ईयर के लिए 89,25,000 आपका कैश फ्लो है। 89,25,000, 89,25,000, 89,25,000, 89,25,000। फिर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल रिलीज। कितना? जितना आपने स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल लगाया था। वर्किंग कैपिटल कितना लगाया था? वर्किंग कैपिटल लगाया था 30 लाख का, वही 30 लाख आपका रिलीज होगा। तो फिलहाल के लिए पहले इतना करेंगे। पीवी फैक्टर देखो दिया हुआ है ना, पीवी फैक्टर हाँ दिया हुआ है 10% पे। तो ऐसे तो अपने लिए खुद से निकाल के लिख सकते हो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। 1/1.1, तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.467। अब जो 8 ईयर का है ना, वही सेम नीचे में भी वही होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ईयर सेम है तो पे फैक्टर भी सेम होगा। मल्टीप्लाई के बाजू में लिखते जाओ। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.909, नेगेटिव में आएगा 727,200। 7772850। 7069050। 6427350। 8925,000 मल्टीप्लाई बाय 0.564, 5033700। 4578525। 4167975। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.467, 1401000। इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, आपको एनपीवी मिल जाएगा। जो नेगेटिव है वो माइनस कर देंगे टोटल पीवी में से। मेरा आ रहा है 11
882700, ये एनपीवी है। आपसे क्या पूछा था, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में पॉजिटिव एनपीवी है। एडवाइस देंगे, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोलता है येलो बेल लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विथ अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। मतलब इसका पुराना एक मशीन था, उसको रिप्लेस करना चाहता है एक नया मशीन से। मतलब ये रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। क्या है? रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन। ओल्ड मशीन हैज फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर द टैक्स पर्पस बट हैज बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 3,50,000। पुराना मशीन पूरी तरीके से डेप्रिसिएट हो चुका है, लेकिन आज भी उसका बुक वैल्यू है कितना? 3,50,000 का। The machine cannot fetch more than 45,000 if sold in the market at present. It will have no realized value after 10 years. लेकिन यदि उस मशीन को आज बाजार में बेचा जाए तो 45,000 ज्यादा नहीं मिलेगा और 10 साल बाद तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। The company has offered 1,60,000 for the old machine as a trade-in on the new machine, which has a price before allowance of trade-in is rupees 6,50,000. कंपनी में ऑफर मिला, यदि वो नया मशीन खरीद ले 6,50,000 में, तो उसका पुराना मशीन जो बाजार में बिकता 45,000 पे, उसको वो दे सकता है एक्सचेंज में 1,60,000, उसके बदले में उसका माल दिया जाएगा। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन इज 10 ईयर और सैलरी वैल्यू कितना? 63,000 रुपीज। कंपनी फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बट टैक्स पर्पज के लिए डब्ल्यूडीबी। देखो यहीं पे कहानी चेंज हो गया। आप करोगे स्ट्रेट लाइन, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए आपका डब्ल्यूडीबी फॉलो हो जाएगा। फिर बोलता है जो इनकम टैक्स पर्पज के लिए फॉलो है डब्ल्यूडीबी, वो होगा आपका 9% पर एनम डेप्रिसिएशन। आपके दोनों मशीन के, ओल्ड मशीन और न्यू मशीन के कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। आपको क्या करने बोला है? फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। पुराना मशीन को रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें इंक्रीमेंटल आपका इन्वेस्टमेंट क्या है वो निकालना है। इंक्रीमेंटल आपके कैश फ्लोज क्या आ रहे हैं दोनों ओल्ड मशीन और न्यू मशीन के बीच में, आपको वो दोनों के लिए अलग अलग टेबल लगेगा। तो मैं दोनों टेबल बनाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। तो देखिए एक टेबल बन गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएबल बेस ऑफ न्यू मशीन। फिर नया मशीन का डेप्रिसिएबल बेस फाइंड करेंगे। तो न्यू मशीन का परचेस कॉस्ट कितना है? परचेस कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है? 6,50,000 है। बोलता है पुराना मशीन आप दे दोगे एक्सचेंज में तो आपको 1,60,000 मैं दे दूंगा, लेस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितना? 1,60,000। यानी आपका कॉस्ट कितना लगने वाला है? 4,90,000। यही आपका नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा न्यू एसेट्स में, क्योंकि पुराने से तो आपको कुछ मिल गया है ना। ये हो गया आपका नेट कॉस्ट और ये डेप्रिसिएबल बेस है। सेकंड टेबल मैंने क्या बनाया? तो देखिए ये पर्टिकुलर्स होगा, ये आपका होगा ओल्ड मशीन रुपीस, ये हो जाएगा न्यू मशीन, ये होगा आपका डिफरेंस रुपीस, ये हो जाएगा स्टेटमेंट showing profit before tax and depreciation as per book। ये आप एज पर बुक बना रहे हो, एज पर इनकम टैक्स नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। देखिए ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 470,888। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 470,888। और दूसरे मशीन का कितना है? दूसरे मशीन का है 561,513। 561,513। आपने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिफरेंस कर लो। 561,513 न्यू से ओल्ड माइनस करना। हाँ, 470,888, यानी आपका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट दिख रहा है 90,625 का। इसमें आप डेप्रिसिएशन एड बैक करो। कौन सा वाला? बुक वाला डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है? 34,800, 34,800 और यहाँ पे 60,175, 60,175। अब डेप्रिसिएशन का भी डिफरेंस करो। 60,175 माइनस 34,800 यानी 25,375। इनको ऐड करो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा। क्योंकि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सही मिलेगा। 470,888 प्लस 34,800 यानी 50,5688।
फिर 561513 प्लस 60175 यानी 621688। यहाँ पे 90625 माइ प्लस 25375 यानी 116000। ये आपका जो 116000 आया, यही आपका इंक्रीमेंटल क्या है, आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। अब आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आपको माइनस करना होगा कैलकुलेशन करने के लिए। क्लियर है? तो एक और टेबल बना के आप उसमें आगे सॉल्यूशन होंगे आपके एनपीवी फाइंड करने तक का। तो देखो इस तरह का एक खतरनाक टेबल बनाना होगा। पहले ईयर, फिर पीवी फैक्टर, फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है डब्ल्यूडीवी मेथड पे, जो कि इनकम टैक्स में अलाउ है। फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और उसके साथ क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे। इसलिए देखो 4 माइनस 3 यानी 4 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, माइनस टैक्स 5 वाला, प्लस वापस से आपका डेप्रिसिएशन, तो सीएफएटी आएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। और लास्ट में पीवी निकालने के लिए क्या करना होगा, सीएफएटी मतलब कॉलम नंबर 6 को मल्टीप्लाई करना होगा पीवी फैक्टर 1 के साथ। क्लियर है? ऐसा टेबल होगा। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एनपीवी। ईयर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 साल का मशीन था ना, मशीन का लाइफ था 10 ईयर, 10 साल का था। पीवी फैक्टर कितना परसेंट पे, तो पीवी फैक्टर तो देखिए यहाँ पे दे दिया 10% पे है ना, यही उठा के लिखना है। तो आप कैलकुलेटर पे लिख लो, आसान हो जाएगा। 1.1 1 डिवाइड बाय 1.1 यानी 0.909 सेकेंड इक्वल्स टू में 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386। ये आपका पीवी फैक्टर है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कहाँ निकला, अभी जस्ट ऊपर निकला है ना, कितना, 1,16,000। बोलोगे सर कौन सा लेना है प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल जो था डिफरेंशियल अमाउंट था ना, वो प्रॉफिट लोगे। 1,16,000 सब में सेम है। तो ये 10 ईयर का हो गया। अब आपको डेप्रिसिएशन लेना है डब्ल्यूडीवी पे। आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स है इसके ऊपर का टेबल में 4,90,000, उसके ऊपर 9% निकालो। 4,90,000 का 9% निकालो, वो भी डब्ल्यूडीवी करते चलोगे। तो 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 9% यानी 44,100 माइनस इक्वल्स टू उसका 9% यानी 40,131। आपका डब्ल्यूडीवी रिड्यूस होते हुए जो फिगर आएगा उस पर चार्ज करते रहना है। माइनस इक्वल्स टू इंटू 9% यानी 36,519। मैं पैसा इग्नोर कर रहा हूँ। 33232 30242 27520 25043 22789 20738 18872। ये आपका आ गया। अब आप क्या करो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ। तो 1,16,000 माइनस 44100 आ रहा है आपका 71900। फिर 1,16,000 माइनस 40131। ये कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा है, मतलब आपको टाइम बस कैलकुलेशन पे ही लगेगा। 79481 82768 85758 8480 90957 116000 माइनस 22789।
93211 1,16,000 minus 20738 95262 97128 ये हो गया। अब आपको टैक्स निकालना है, वो भी टैक्स 25%। देखिए इनकम टैक्स रेट कितना परसेंटेज है, इनकम टैक्स रेट इज 25%। तो देखिए टैक्स रेट यहाँ पे है, टैक्स रेट इज 25%। तो अब बाजू में आपको टैक्स निकालना है किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 7171900 इसका 25% अमाउंट आएगा 17975। आप साथ साथ में सीएफएटी भी निकालोगे, बार बार कैलकुलेशन करना झमेला लगेगा। तो आप क्या करोगे, उसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो माइनस इक्वल्स टू प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 44100, एक साथ काम हो जाएगा 98025। फिर हो गया आपका 75869 मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी आएगा 18967 माइनस इक्वल्स टू करके प्लस आपका फिर डेप्रिसिएशन 40131 यानी 97033। फिर आपका 79481 माइनस सॉरी इंटू 25% यानी 19870 माइनस इक्वल्स टू प्लस 36519 96130। ऐसे में सब कैलकुलेट करके आपको लिख के एक बार फिर दिखाता हूँ क्या हो। देखिए इस तरीके से सीएफएटी आ गया। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे सीएफएटी को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो यहाँ पे लास्ट अमाउंट दिया है कॉलम नंबर 6 में, उसका पीवी फैक्टर 1 वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 98025 मल्टीप्लाई बाय 0.909 यानी अमाउंट आ रहा है 89105। मैं सब राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, आप भी चाहे तो राउंड ऑफ करके ही लिख सकते हैं एग्जाम में। मल्टीप्लाई बाय 0.826 और नहीं तो आप डेसिमल में यूज करें, ठीक है। 80149 0.751 मल्टीप्लाई बाय 96130 72194। फिर है 95308 मल्टीप्लाई बाई 0.683 65095। ऐसे सबका कैलकुलेट करके अपने को लिखना होगा। मैं लिख लेता हूँ एक बार में, ठीक है, कैलकुलेट करके आपको लिख के बताता हूँ। तो देखिए ये सारे पीवी हो गए आपके। अब देखोगे एक और चीज आपके पास क्या है, स्क्रैप सेल भी है। देखिए बोलता है 10 साल के जब उस मशीन को बेचोगे ना, नए मशीन को, तो 63,000 आपको स्क्रैप में भी मिलेगा, वो भी ले लो। 10th ईयर में 63,000 मिलेगा आपको स्क्रैप में। तो 10th ईयर का पीवी तो वही है 3686 होगा। और आपका अमाउंट आ जाएगा कितने का, स्क्रैप सेल हो रहा है 63,000 का, 63,000। ये नील नील आपका ये 63,000। तो ये डायरेक्टली सीआरपीटी में ही बैठाओ, इसमें बैठाने का जरूरत नहीं है। तो 63,000 मल्टीप्लाई बाय 0.386 यानी 24,318। ऐड कर लो सबको। 89105 प्लस 80149 प्लस 72194 प्लस 65095 प्लस 58722 प्लस 52948 प्लस 47843 प्लस 43290 प्लस 39086 प्लस 35403 प्लस 24318। टोटल आ रहा है 608153। ये हो गया टोटल पीवी। अब इससे लेस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। नेट वाला जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स था कितना, 4,90,000 था ना, माइनस कर दो। यानी आपका एनपीवी आ रहा है 118153। ये एनपीवी है, तो पॉजिटिव एनपीवी है, एक्सेप्ट करेंगे। तो एडवाइस ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी रिप्लेसमेंट डिसीजन इज गुड चॉइस, है ना, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी तो आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी रिप्लेसमेंट डिसीजन का ही क्वेश्चन है। बोलता है एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैज अ मशीन व्हिच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 2 ईयर। एक मशीन उसके पास ऑलरेडी है जो कि 2 साल से चल रहा है, एंड इट्स एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 ईयर, और 4 साल चल सकता है विथ नो रेसिडुअल वैल्यू इन द एंड। मतलब 4 साल बाद जब मैं इसको, आने वाले 4 साल बाद मैं इसको बेचूंगा ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अभी इसका करंट मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपया है भी। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ द मशीन गिविंग इंक्रीज आउटपुट एंड डिटेल एज बिलो। तो परचेज प्राइस एक्जिस्टिंग मशीन का 6 लाख का था, नया खरीदोगे तो 10 लाख में आएगा। एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल, इसका इसका 4 साल। तो दोनों के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में काम आ जाएगा। रेस्ट वैल्यू दोनों में किसी में नहीं है। अब यहाँ से अपने क्या कर पाएंगे, यहाँ से अपने लोग पता कर पाएंगे कि अपना कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा।
न्यू मशीन में नेट कॉस्ट क्या लगेगा। फिर बोलते हैं एनुअल ऑपरेशन डे, इसमें 300 दिन है, इसमें भी 300 दिन है। ऑपरेशन आवरली पर डे कितना होता है, 6 ऑपरेटिंग आवर 6 घंटा, इसका भी 6 घंटा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपया 10 रुपया, मेटेरियल कॉस्ट दे दिया, आउटपुट पर आवर दे दिया, और लेबर कॉस्ट पर आवर दे दिया, फिक्स ओवरहेड दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया। ये सब क्यों दिया, इससे आप ये पता कर पाओगे आपका इंक्रीमेंटल आपका रेवेन्यू कितना आने वाला है। आगे, assuming that the cost of capital is 10%, company uses written down value of depreciation and it has several machine in 20%। अच्छा, 20% depreciation आपको करना है, मशीन पे 20% depreciation written down value method पे करना है। Advise the management on replacement of machine as per NPV method। NPV method से निकालना है, तो चले सबसे पहले आप नेट कॉस्ट फाइंड करेंगे न्यू एसेट्स में क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12, कैलकुलेशन फॉर नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो। सबसे पहले देखो, परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन, कितना नया मशीन खरीदेंगे 10 लाख में। इसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज होगा। देखिए पहले 1 लाख वर्किंग कैपिटल था, लेकिन अभी आपका टोटल वर्किंग कैपिटल 2 लाख होना चाहिए, मतलब एडिशनल वर्किंग कैपिटल 1 लाख लाना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितने का, 1 लाख का। अब बोला था कि पुराना मशीन को यदि आज बाजार में बेचते हो तो देखो 3 लाख मिल जाएगा, यानी ये स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन है, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितने का, 3 लाख का। आपको नेट कॉस्ट कितना लग रहा है, 10 + 1 11, 11 लाख माइनस 3 लाख, यानी 8 लाख लग रहा है। तो देखो ऐसा एक टेबल होगा, इसमें क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओल्ड मशीन, ये हो जाएगा न्यू मशीन, और ये डिफरेंस हो जाएगा, है ना, सब रुपीज है। तो सबसे पहले देखोगे आप तो आपके पास ना एनुअल ऑपरेशन डे है 300 दिन और 6 घंटे का काम होता है, और आउटपुट कितना है, पर आवर में 20 है। तो देखिए 300 इंटू 6 इंटू 20, यानी 36,000 एनुअल आउटपुट है। तो ए में लिखेंगे एनुअल सेल्स, ये यूनिट में है, 36,000। दूसरे वाले में कितना हो रहा है, दूसरे में 300 डेज मल्टीप्लाई बाय 6, एक दिन का काम, और हर दिन कितना आउटपुट हो रहा है इसमें, 40 करके हो जा रहा है, मतलब डबल ही हो गया आउटपुट, 72,000 यूनिट बन रहा है, 72,000 यूनिट बन रहा है। तो इंक्रीमेंटल आप देखोगे तो 36,000 यूनिट का इंक्रीमेंटल है। बी में लिखोगे, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है आपका 10 रुपया 10 रुपया, दोनों का सेलिंग प्राइस दे दिया। तो लिखेंगे सेल्स, कैसे निकालेंगे, ए इंटू 10 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 3,60,000 और ये 7,20,000, तो ये हो जाएगा 3,60,000 का। उसके बाद इसमें से क्या क्या लेस करना है आपको, सबसे पहले आप मेटेरियल का कॉस्ट लेस करो। मेटेरियल का कॉस्ट कितना बोलता है, पर यूनिट पे 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपये दोनों में है। तो यहाँ पे आपके 36,000 इंटू 2 है, तो ये मटेरियल कॉस्ट लिखो, मटेरियल कॉस्ट 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 72,000 मटेरियल का कॉस्ट। यहाँ पे भी 72,000 मटेरियल का कॉस्ट, नहीं यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा, यूनिट ज्यादा है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 1,44,000। तो 72,000 ज्यादा मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे माइनस जाएगा। इसके बाद क्या है, मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट 20 रुपया इसमें, और उसमें 30 रुपया करके पर घंटे का है, पर आवर है, तो कितना आवर काम हुआ है, पहले वाले में 300 दिन काम हो रहा है, 6 घंटे करके काम हो रहा है, और हर घंटे का 20 रुपया है, यानी 36,000 का लेबर कॉस्ट है, लेस वेजेस। तो 36,000 रुपीज पहले वाले का। दूसरे वाले सिचुएशन पे आओगे तो यहाँ पे भी 300 दिन काम हुआ, 6 घंटे करके काम हुआ, लेकिन यहाँ लेबर को पेमेंट हो रहा है 30 रुपया करके, यानी 54,000 पेमेंट हो रहा है लेबर को, यानी 18,000 नेगेटिव में। लेबर हो गया आपका, मेटल हो गया,
उसके बाद फिक्स ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पहले वाले का 1 लाख, दूसरे वाले का 60,000, 1 लाख और 60,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख और ये 60,000, यहाँ पे प्लस में 40,000। बस इस सब को आप करोगे एडलेस तो आपका आ जाएगा। तो आ गया 3,60,000 माइनस 72,000 माइनस 36,000 माइनस 1 लाख, यानी 1,52,000। और यहाँ पे 7,20,000 माइनस 1,44,000 माइनस 54,000 माइनस 60,000, यानी 4,62,000, यानी यहाँ पे 3,10,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ गया। कितना? ये 3,10,000। इसी से अब आपका टेबल बनेगा। कितने साल के लिए बनाना होगा आपको? तो देखिए नया मशीन 4 साल के लिए है, तो आपको 4 साल का ही एनपीवी फाइंड करना होगा, इन्वेस्टमेंट तो 4 साल पे आपको देखना होगा, है ना? तो इसका एक टेबल बना के समझाता हूँ। देखो ऐसा टेबल बनेगा, ये हो जाएगा आपका ईयर, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें हो जाएगा आपका टैक्स का अमाउंट, ये सीएफएटी डायरेक्ट निकालोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के जो भी टैक्स आएगा उसमें आप ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा सीएफएटी। ये पीवी फैक्टर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कैसे निकालेंगे, इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन वैसे ही बताया हूँ। और ये पीवी तो ध्यान देके आपको करना होगा। ईयर कितना होगा? 1, 2, 3 और 4। प्रॉफिट तो आपका 3,10,000 ही हर साल का है ना? जो अभी आया था डिफरेंस करके वही प्रॉफिट लेना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे बोला है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो आपका एसेट्स का कॉस्ट कितना बचा था? 8 लाख बचा था ना शायद। यहाँ देखिए 8 लाख का है, 8 लाख का 20% आपको करते रहना होगा, डब्ल्यूडीपी करना है, मतलब बैलेंस अमाउंट पे करते रहना होगा। देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन निकालना तो झमेला है, मैं बताता हूँ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। दोनों सिचुएशन में देखिए, आपका पहला मशीन जो था वो 6 लाख का था, इसका लाइफ 6 साल था, आपने 2 साल बाद ही रिप्लेसमेंट डिसीजन का बात किया। तो देखो कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन बेस कैसे निकालेंगे? बोलोगे यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन करना तो है, बोलता है इट हैज सेवरल मशीन इन 20% ब्लॉक। सिर्फ वो एक इकलौता मशीन नहीं है, और भी मशीन है उस ब्लॉक में। तो आप ऐसे डायरेक्टली माइनस करके काम नहीं चला लोगे कि जितना भी स्क्रैप हुआ माइनस कर दिया, डायरेक्टली जो बचा वो लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने का है? 10 लाख का है, प्लस जो पुराना मशीन था उसका डब्ल्यूडीबी के साथ ऐड करो, डब्ल्यूडीबी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैसे निकलेगा? आपका पहला मशीन 6 लाख का था, माइनस आपका 20% करके 2 साल माइनस होगा डब्ल्यूडीबी मेथड पे, तो 6 लाख माइनस 20% माइनस 20%, यानी 3,84,000 आ रहा है, लेस सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितने का? 3 लाख का आपका सेल ऑफ ओल्ड मशीन था, यानी आएगा 10,84,000 नेट कॉस्ट। हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशियल निकालना होगा, ये न्यू मशीन और ये नेट कॉस्ट न्यू का है। डब्ल्यूडीवी ऑफ ओल्ड कितना है? 3,84,000 ना, तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस ही इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका है कितना? 10,84,000 माइनस 3,84,000। तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो सी में क्या निकल रहा है? ए माइनस बी, यानी आपका नेट जो आया डिफरेंशियल कॉस्ट वो 7 लाख का, 7 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन। तो 7 लाख के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन करना है, आप 7 लाख के ऊपर करेंगे तो 7 लाख। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, समझने के लिए था, सेम सेम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें ट्रिक अलग था। 7 लाख के ऊपर 20%, यानी लाइन थोड़ा सा इधर घुमा देगा ना तो समझिए कि उसका एडजस्टमेंट कुछ और ही तरीके से होगा। डब्ल्यूडीपी का 100%, ठीक है। इसका आ जाएगा 71680। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले तो 3,10,000 माइनस 1,40,000 आएगा 1,70,000, फिर 3,10,000 माइनस 1,12,000 यानी 1,98,000, 3,10,000 माइनस 8,96,000 यानी 2,20,400, 3,10,000 माइनस 7,1680 यानी 2,38,320। टैक्स निकालना है, कितना परसेंट टैक्स है? 30% टैक्स, इनकम टैक्स रेट दोनों में ही सेम है 30%। तो 30% निकालो तो 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, यानी आ जाएगा 51,000। माइनस इक्वल्स टू सेक्शन कैलकुलेटर पे रखो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब उसके साथ ना डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 1,40,000,
एक साथ तुम्हारा CFAT आ जाएगा। फिर 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 59400 माइनस इक्वल्स टू प्लस 1,12,000 का डेप्रिसिएशन यानी 2,50,600। उसके बाद 2,20,400 मल्टीप्लाई बाय 30% यानी 6,6120 माइनस इक्वल्स टू प्लस 8,9600 यानी 2,43,800। फिर 2,38320 मल्टीप्लाई बाय 30% 71496 माइनस इक्वल्स टू प्लस 71680 238,504। पीवी फैक्टर आपके सम्स में दिए हुए हैं, है ना, 10% पे। तो 1 डिवाइड बाय 1.1 मैं लिख के कर ले रहा हूँ खुद से। 0.909, 0.826, 0.751। आपको 4 साल ही क्यों लेना था, उससे आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि उस मशीन का लाइफ 3 साल 4 साल ही है, ध्यान रखें, इसे लिया हूँ, ठीक है। अब इसको पहले आप मल्टीप्लाई में लिख ले, 259,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 यानी 235,431। 250,600 मल्टीप्लाई बाय 0.826 206,996। 243,800 मल्टीप्लाई बाय 0.751 183094। 238,504 मल्टीप्लाई बाय 0.683 162898। इसके बाद अब क्या होगा पता है? वर्किंग कैपिटल मिलेगा आपको। 4th ईयर में वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा। कितना? आपने वर्किंग कैपिटल में देखा 1 लाख का डिफरेंशियल अमाउंट वर्किंग कैपिटल था ना, वो ना, है ना, वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो CFAT में 1 लाख लेकर रहा हूँ, 0.683 लास्ट ईयर का ही होता है, 683, बस यही आएगा। कोई एसेट्स को सेल करके आपका इसका वैल्यू नहीं आएगा, बस इनको आप ऐड कर लो। 235,431 प्लस 206,996 प्लस 183,094 प्लस 162,898 प्लस 68300 यानी 856,719। टोटल पीवी लेस इनिशियल कैश आउटफ्लो। कितना इनिशियल कैश आउटफ्लो आया था आपका? ऊपर की तरफ देखते हैं, 8 लाख का इनिशियल कैश आउटफ्लो है, वही 8 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 56719 ये एनपीवी है। वापस से यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिसीजन बेनिफिशियल है। एडवाइस ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी रिप्लेसमेंट डिसीजन पॉलिसी इज गुड। तो जाएंगे उसी के साथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोलता है इक्विपलीज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड इज ए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी दैट हैज बीन ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग स्पेस फॉर 15 ईयर। देखिए ये सारा कहानी है, इस कहानी से आपको अभी कोई मतलब नहीं होगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ये सारे कहानी होते हैं जिससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। बोलता है इक्विपलीज हैज रिसेंटली परचेज स्पेशलाइज्ड CNC प्रिसिजन मशीन्स विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज कॉस्ट उसको लगा 10 लाख रुपया। लाइफ इस मशीन का 4 साल का होगा। रिजल्ट वैल्यू जो होगा वो आपका नील है। डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पस कैन बी क्लेम्ड बाय इक्विपलीज अंडर स्टेट लाइन मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, अब ये बोलता है आपके पास चॉइस है, आप डेप्रिसिएशन या तो स्टेट मेथड से कर सकते हैं या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, आपके चॉइस पे है। लीज रेंटल अर्न बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्स। आपको जो लीज रेंटल मिलेगा उसमें टीडीएस भी कट जाएगा। इक्विपलीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% तो आपका पीवी फैक्टर के लिए है और कॉर्पोरेट टैक्स से 25% टैक्स रेट दे दिया। बोलता है टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड अ ग्रोइंग प्रोसेस इंजीनियरिंग कंपनी हैज अप्रोच इक्विपलीज एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन द लीजिंग ऑफ CNC मशीन। टेक मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रोवाइडेड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन पैटर्न। बोलता है एक कंपनी इंटरेस्टेड था उसके मशीन में, वो अपना यूटिलाइजेशन पैटर्न बताया। बोलता है द मशीन यूसेज विल फॉलो अ ग्रेजुअल रैंप अप पैटर्न। मतलब स्टार्टिंग में तो कम प्रोडक्शन देता है, आगे जाके वो बढ़ने लगता है। तो लो दैट इज इनिशियल फेज में एक रिलेटिव यूनिट का प्रोडक्शन है, एक यूनिट नहीं बनेगा, रिलेटिव यूनिट्स का बात हो रहा है। मीडियम साइज पे 2 यूनिट और हाई पे 3 यूनिट और पिक पे 4 यूनिट्स का होगा। ये रेशियो है, प्रोडक्शन के रेशियोज है। दिस पैटर्न इज टिपिकली फॉर द बिजनेस स्केलिंग अप प्रोडक्शन विद द न्यू इक्विपमेंट स्टार्टिंग स्लो एज ऑपरेशन एज ट्रेंड एंड प्रोसेस आर ऑप्टिमाइज। तो जैसे जैसे प्रोसेस ट्रेंड हो जाएगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
The client wants to the company to charge lease rental based on the client's utilization pattern, that is 1:2:3:4 इस पैटर्न पे। ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का रेट है ना? Mr. Vikram Malhotra, the chief credit officer at Equiplease, is tasked with the structuring of approach of leasing arrangement. He faces several strategic decisions. How much portion of the cost is recovered from the tax saving on depreciation under both method, SLM और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड? मतलब कितना मैं टैक्स सेव कर सकता हूँ यदि मैं एसएलएम में जाऊँ तो, और मैं यदि जाऊँ किसमें, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में। तो एक एक करके सॉल्व करोगे तो आसान लगेगा। तो आप क्या करो, टैक्स सेविंग कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन बेस के डेप्रिसिएशन अमाउंट के ऊपर अंडर एसएलएम और अंडर आपके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 30। तो लिखेंगे फर्स्ट में कैलकुलेशन फॉर पीवी ऑन टैक्स सेविंग अंडर एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आ कितना रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है आपके एसेट्स का कॉस्ट था 10 लाख, कोई भी आपका स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी 2,50,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 2,50,000। तो पीवी ऑफ टैक्स सेविंग क्या होगा, देखिए 2,50,000 का तो आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। टैक्स सेविंग कितना, 25% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट था, तो 25% टैक्स सेव होगा। अब आपको पीवी फैक्टर लेना, वो भी क्यूमुलेटिव, कितने साल के लिए, 4 साल का मशीन का लाइफ है, 4 साल का क्यूमुलेटिव पीवी निकालिए। तो देखिए क्यूमुलेटिव पीवी आपका कहाँ पे मिलेगा, देखिए 10% का आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू करेंगे फर्स्ट ईयर, फिर इक्वल्स टू करेंगे सेकंड ईयर, फिर इक्वल्स टू करेंगे थर्ड ईयर, फिर इक्वल्स टू करेंगे फोर्थ ईयर। अब अपना जीटी प्रेस कर दो तो क्यूमुलेटिव आ गया, कितना आ गया 3.61698। बस अब इसी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 3.1698 अमाउंट आ रहा है ₹19,811। ये अमाउंट आ रहा है। अब आपको यही काम करना होगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे। कैलकुलेशन फॉर पीवी ऑन टैक्स सेविंग फॉर डेप्रिसिएशन अंडर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए इसके लिए जो टेबल लगेगा, ऐसा टेबल होगा, ये होगा ईयर, ये होगा डेप्रिसिएशन, ये होगा टैक्स सेविंग, पीवी फैक्टर और पीवी। तो ईयर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। डेप्रिसिएशन आपको किस पे करना है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे। रेशियो क्या है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का, 1:2:3:4, यानी 10 लाख का आपका एसेट्स है, तो 10 लाख इंटू 1/10, ये आ जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख, ये 3 लाख और ये 4 लाख। यही रेशियो में है। अब इसका टैक्स निकालिए, तो इसका 25% हो जाएगा आपका 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। अब पीवी फैक्टर तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1.1 से ही करेंगे क्योंकि 10% का था, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपका पीवी आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 22725, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 41300, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 56325, 1 lakh मल्टीप्लाई बाय 0.683, 22725 प्लस 41300, 56325 प्लस 68300, 188,650, ये टोटल पीवी हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन का तो आपने आंसर दे दिया कि दोनों ही मेथड में आपका टोटल कितना टैक्स सेविंग आएगा, उसका पीवी बताना है आपको। बोलता फाइंड द पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द लीज रेंटल अंडर बोथ अजम्पशन डेप्रिसिएशन अंडर बोथ मेथड एसएलएम और प्रोडक्शन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आपका लीज रेंटल जो होगा वो आप रिकवर कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट से, इसके लिए भी आपको आना होगा। थर्ड नंबर, पीवी ऑफ आफ्टर टैक्स लीज रेंटल्स। तो फर्स्ट में आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है ना, अंडर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टेबल लगे मैं बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए ऐसा टेबल होगा, आपको यहाँ पे ना लीज रेंटल नहीं दिया हुआ है, आप लीज रेंटल को क्या मानेंगे पता है, लीज
रेंटल इक्वल्स टू रुपीज एक्स मान ले। तो आपका ईयर 1, 2, 3 और 4, यूटिलाइजेशन रेट क्या था? 1, 2, 3 और 4 था। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स, 2x, 3x और ये 4x। आफ्टर टैक्स क्या होगा? तो 25% टैक्स काट लो, तो बचेगा 0.75x। अब 2 माइनस 0.25, 2 माइनस 25%, 1.5, 1.5x। उसके बाद हो जाएगा 3 माइनस 25%, 2.25x, 4 माइनस 25%, ये 3x। ये यूटिलाइजेशन रेट पे निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मैथड यूटिलाइजेशन रेट पे आपने फाइंड करें, और एक इक्वली भी बोला है, दोनों मैथड बोला। तो पहले क्या करें, क्लाइंट के यूटिलाइजेशन रेट पे कर रहे हैं, फिर इक्वली भी करेंगे। अब इसका पीवी फैक्टर देखो, पीवी फैक्टर तो ऊपर ही हम लोग लिखे हैं, 0.909, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, मल्टीप्लाई करके लिख दो। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 0.682x, 0.826 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.239x, 2.25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.68, 1.6, 1.690x, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.683, 2.049x। अब इन सबको ऐड कर लो, 0.682 प्लस 1.239 प्लस 1.690 प्लस 2.049, 5.66x आ जाएगा। ये आपका आया क्लाइंट के यूटिलाइजेशन बेसिस पे। अब इक्वल बेसिस पे निकालते हैं। बी चार्ज्ड ओवर 4 ईयर इक्वली, तो पीवी ऑफ आफ्टर टैक्स लीज रेंटल्स क्या हो जाएगा? लीज रेंटल को एक्स माने हैं, 1 माइनस 25% टैक्स चला जाएगा, इनटू क्यूमुलेटिव पीवी आपको 4 साल का देखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जीटी मार दो। 3.1698। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय 0.75, 2.378x। ये आपका आ गया। यदि आप इक्वली चार्ज करते हैं तो ये आएगा आपका लीज रेंटल का पीवी, और ऊपर में आफ्टर टैक्स वाले का, और ऊपर में यदि आप क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेसिस पे करते हैं तो आपका ये आएगा। देखिए, ये टेबल में आपको क्या निकालना होगा? इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड थ्रू लीज रेंटल्स। आप इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर करेंगे लीज रेंटल से? उसके लिए ये टेबल लगेगा, ये पर्टिकुलर्स होगा, ये होगा आपका क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेस, क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेस पे, और ये हो जाएगा इक्वली, क्योंकि यही दो मेथड में आपको पूछा था, और हर एक दोनों में एक एसएलएम और एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एसएलएम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लेना है टैक्स सेविंग कर। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 लाख का, सब में 10 लाख। मतलब ये तरीका है आपको कैलकुलेट करने के लिए कि आप कौन से मेथड में कितना आप इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर करेंगे। 10 लाख और 10 लाख। इसमें से आप देखे होंगे कि आप क्या निकाले थे? पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, माइनस कर दो, पीवी ऑन टैक्स सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन। एसएलएम और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना टैक्स सेविंग हुआ था आपका? आपका एसएलएम में आया था 198113, 198113, 198113, 198113। और आपके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से कितने आए थे? 188650, 188650, 188650, माइनस कर लो। इतना ही लीज रेंटल होना चाहिए, लीज रेंटल्स। तो 10 लाख माइनस 198113, यानी 801887। 10 लाख माइनस 188650, 811350। इसमें भी सेम होगा, 801887 और 811350। अब आपको क्या लेना है पता है? पीवी ऑफ लीज रेंटल्स। अब देखेंगे, आप जब क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेस पे निकाले थे तो आपका पीवी ऑफ लीज रेंटल आता 5.66x,
5.66x 5.66x और यहाँ पे कितना आया 2.378x 2.378x। इसको बोल दो ए नंबर, लीज रेंटल का पीवी बोल दो बी नंबर। सी में निकालोगे बेस लीज रेंट, जिसको एक्स बोलोगे। कैसे एक्स फाइंड करोगे? निकालने का बहुत आसान तरीका, ए डिवाइडेड बाई बी कर लो। देखो ये टेबल से ही आप एक्स का कॉमन बेस फाइंड कर सकते थे, नहीं तो एक्स में कैसे पता चला कितना लीज रेंटल सेव हुआ है। डिवाइडेड बाई 5.66 यानी यहाँ पे आएगा 141676, यहाँ पे आएगा 811350 डिवाइडेड बाई 5.66 1433348। फिर है 801887 डिवाइडेड बाई 2.378 यानी 337211। 811350 डिवाइडेड बाई 2.378 तो 3411190। ये आपका कॉमन बेस ऑफ लीज रेंट आ गया, यानी एक्स का वैल्यू आ गया है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो लीज रेंटल आया है इसमें किसमें, क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेस में, तो उसका जो पीवी फैक्टर था 5.66x था ना, आपको इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो करेंगे स्टेटमेंट शोइंग एनुअल लीज, किसमें, क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेस में निकाला है। तो आपका फर्स्ट पे आ जाइए ईयर 1 पे, तो अमाउंट था 141676। पीवी फैक्टर कितना था फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का पीवी था 0.86 सॉरी 682x 0.682 मल्टीप्लाई बाय 0.682, ये फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 141676 मल्टीप्लाई बाय 0.682। ये आप कर लो एसएलएम में और ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में, दोनों में निकालना होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1433348 मल्टीप्लाई बाय 0.682। ऐसे करके सबका फाइंड करके लिखना होगा आपको। तो 141676 मल्टीप्लाई बाय 0.682 आ जाएगा 96623। दूसरे वाले में 1433348 मल्टीप्लाई बाय 0.682 यानी 97763। दोनों का करना होगा, हर साल का करना होगा। ईयर 2 में आएंगे सेम ही रहेगा 141676 रहेगा, बस उसका सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर वाला जो आया था ना उससे मल्टीप्लाई करना होगा। 1.239 1.239 1.239 1433348 मल्टीप्लाई बाय 1.239 14166 मल्टीप्लाई बाय 1.239 यानी आ रहा है 175536। 1433348 मल्टीप्लाई बाय 1.239 यानी 177608। ऐसे अब आपको चारों साल का फाइंड करना है ना। ईयर 3 141676 उसका था 1.690 1433348 मल्टीप्लाई बाय 1.690 तो 141676 मल्टीप्लाई बाय 1.69 यानी 239432। 1433348 मल्टीप्लाई बाय 1.69। बस आपको क्या करना था, इसे ब्रेक करके दिखा देना है कि वो लीज रेंटल में कैसे रिकवर करूंगा, कौन कौन से ईयर में कितना कितना रिकवरी होगा। फिर ईयर 4 141676 मल्टीप्लाई बाय, हाँ इसका था आपका 2.049 था, शायद यही था, हाँ यही था 141676 मल्टीप्लाई बाय 2.049 तो 290294। इस वाले का 1433348 मल्टीप्लाई बाय 2.049 1433348 मल्टीप्लाई बाय 2.049 293720। तो ये आपका क्या हो गया, आपका लीज रेंटल का डिवीजन हो गया किसमें, क्लाइंट यूटिलाइजेशन बेस में। अब तो आपका इक्वली भी है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वली वाले के लिए मैं टेबल बना के तब समझाता हूँ, वो थोड़ा और आसान लगेगा आपको। देखिए ऐसा फॉर्मूला है, तो एक्स का वैल्यू कितना था इस वाले सिचुएशन पे 337211 337211 इसका था और 341190 341190 3499 सॉरी 341190 1190 ये इसका एक्स का वैल्यू लीज रेंटल था। अब ईयर था 1 2 3 और 4। आपका लीज रेंटल मान लीजिए एक्स था, उसमें से क्या होता 25% टैक्स कट जाता तो 75% एक्स बच रहा था 0.75
x को आप हटा सकते हैं क्योंकि आप तो x को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75 0.75 क्योंकि कॉमन बेस इक्वल ही है, 0.75 हो जाएगा। बस आपका पीवी फैक्टर बस अलग-अलग है। फर्स्ट जगह पीवी कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 यानी 0.909 0.826 0.751 और 0.683। बस अब इसका मल्टीप्लाई करके बाजू में लिख ले और उतना ही आपका x साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.909 यानी 0.682 इतना x होगा। ठीक है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.826 यानी 0.62x। 0.751 मल्टीप्लाई बाय 0.75 0.563x। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.683 0.512x। बस आपका जो वैल्यू है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो 337211 मल्टीप्लाई बाय 0.682 आएगा 229978 209071 189849 172652। ये थोड़ा आसान था क्योंकि इक्वली था इसलिए आसान था। 341190 मल्टीप्लाई बाय 0.682 232692 211538 538 0.563 19208 89 है तो 90 कर देते हैं उसको 90.512 341190 1.512 174689। ये हो गया आपका लीज रेंटल का डिवीजन करके हर ईयर में कितना कितना आएगा उसका पीवी के हिसाब से मैंने निकाल दिया। टोटल करने में राउंड अप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो राउंड अप फिगर का प्रॉब्लम है, इससे आपका सम्स और आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर किया है। इसके बाद भी आपको लगता है कुछ क्वेश्चन करना चाहिए तो मैं इसके साथ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड करके आपको दूंगा पीडीएफ में। आप उन क्वेश्चन को भी देख लें क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में ऐसा है कि क्वेश्चन आता है तो इसमें घुमा फिरा के आता है। मैं इसके साथ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप उसको भी देखेंगे, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और उतना ही क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले, तो भी आपका अच्छे से इसका कवरेज भी हो जाएगा और साथ-साथ सारा का सारा स्कोप भी आपके कवरेज में आ जाएगा। और साथ-साथ क्या होगा आपका ग्रिप इस चैप्टर के ऊपर अच्छा बन जाएगा। तो मैंने चैप्टर को बहुत टाइम लेके अच्छे से कवर किया है। जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझे। यदि कहीं कोई डाउट हो तो बार-बार आपको मैं बोल रहा हूँ पूछ ले, ठीक है? ये चैप्टर जितना लेंथी था, उतना ही उसका मार्क्स का वेटेज भी अच्छा खासा है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। इस चैप्टर से डरना भी नहीं है क्योंकि ये चैप्टर बहुत खतरनाक नहीं है। इसके कैलकुलेशंस करने में आपका टाइम चले जाते हैं, तो आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आपको इस क्वेश्चंस को बना-बना के करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो देख के ना करें। देख-देख के साथ-साथ में आप सम्स को करते भी चलें। उससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में यदि आप सम्स करने के लिए बैठ गए, तो आपका टाइम बहुत जाएगा एग्ज़ाम में। यदि आपका स्पीड नहीं रहेगा, तो आप टाइम की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो क्योंकि आपको सिर्फ एफएम नहीं करना है ना, साथ-साथ आपको एसएम भी लिखना होता है। तो एफएम में स्पीड करके जल्दी-जल्दी कंप्लीट करेंगे तब आप एसएम को लिख पाएँगे। एफएम में ही सारा टाइम कंज्यूम करेंगे तो एसएम को कब लिखना है ना? तो स्पीड बरकरार रखिए और बार-बार मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आपका हाथ का स्पीड बढ़ेगा और हाथ का स्पीड ही एफएम के लिए मायने रखता है। दिमाग तो चलना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मेटिंग कैसे होता है वो आपको समझ में आना चाहिए और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका लिखने का तरीका और स्पीड। क्योंकि 3 घंटे का पेपर 3 घंटे का पेपर जैसा नहीं होता है, उसका टाइम और ज़्यादा मिलना चाहिए बट आईसीएआई का जो टाइम बाउंडेशन है 3 घंटे का वो उस हिसाब से आपको टाइम देगा लिखने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आप आईसीएआई को तो चेंज नहीं कर सकते, आपको अपने आप को चेंज करना होगा। कैसे? तो आप टाइम के हिसाब से अपने आप को स्पीड में लेके चले आएँ। आप लोगों का सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मैं प्रे करूँगा भगवान से कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बस आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से अपना प्यार इस पे दें, कैसे? कमेंट करके, ठीक है? और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, ये पूछने के लिए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया, खराब गया? मुझे नहीं लगता किसी का एग्ज़ाम खराब जाएगा यदि वो ये वीडियो देख के जा रहा है तो। और जो नहीं भी देख रहा है, मैं तो यही उम्मीद करूँगा, भगवान से प्रे भी करूँगा कि सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। क्योंकि ये एग्ज़ाम पास होना सबके लिए एक क्या होता है कि स्ट्रगल जैसा होता है। पास हो जाएगा तो वो अपने स्ट्रगल को पास कर जाता है ना? तो मैं उम्मीद करूँगा सभी कोई पास हो और ये मेरा बेस्ट विशेस सबके साथ है। तो वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद। और बताइएगा आपको कैसा लगा ये रिवीजन सीरीज़। एग्ज़ाम के बाद अपना फीडबैक भी दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो बच्चे और भी इस बेसिस पे एग्ज़ाम देना चाहेंगे, मतलब आगे जाके आपके बाद तो आपके जूनियर्स आएँगे, वो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे।
तो यदि आपका फीडबैक वो लोग देखेंगे ना, तो उनको लगेगा नहीं ये सीरीज़ अच्छा है या खराब है, तो उस बेसिस पे वो भी इधर-उधर नहीं भटकेंगे। एक प्रॉपर ट्रैक पे रह के वो अपना रिवीज़न कर पाएँगे और एग्ज़ाम आप ही की तरह वो भी क्लियर कर पाएँगे। तो मिलते हैं जल्द ही आपके साथ। बाय-बाय।